हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका समर्थ के रैपिड रिवीजन बैच में। मेरा नाम है प्रोफेसर हेमंत मंडलिक और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फिजियोलॉजी यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। ओके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग मीडियम साइज का चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें हर साल बच्चों आपको 2 से 3 MCQ आएंगे। ओके, एक मिनट, कितने आएंगे? 2 से 3 MCQ आपको हर साल आएंगे। इस साल खाली एक ही एमसीक्यू आया था, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। सी नीट ऐसा कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं देता है, ठीक है। उसका पैटर्न हमेशा बदलता रहता है, वो कभी कभी आपको सरप्राइज भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल इसके ऊपर 7-8 क्वेश्चन भी आ जाए, ऐसा हुआ है। ओके, किसी चैप्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें? 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा, है ना। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, लेकिन कभी कभी 2 या 3 आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 2021 या 22 में उसका, सॉरी 22 या 23 में उसके ऊपर 7-8 क्वेश्चन आए थे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा हमें यकीन नहीं हो सकता, लेकिन आप देख लीजिए उस पेपर में, यू विल फाइंड देयर आर 7-8 क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसा कभी कभी नीट आपको सरप्राइज दे सकता है। तो बच्चों, हम लोग जो बताते हैं ना 1, 2 या जो भी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे बताते हैं, ये सिर्फ हमें उस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, उस चैप्टर का वेटेज क्या है, वो देखना है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें ये भी देखना है कि वो चैप्टर की साइज कितनी है। अगर वो चैप्टर बहुत बड़ा है और उसके ऊपर केवल 1-2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि इसके ऊपर ज्यादा मेहनत अगर आप करोगे, अगर वो सिंपल है तो ठीक है, अगर वो डिफिकल्ट जा रहा है आपको, तो यू आर वेस्टिंग टाइम। तो बेटर है कि पहले दूसरे चैप्टर करो, बाद में इसके ऊपर आओ। ओके, तो बस ये बस हमें समझने के लिए कि हमें किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लेकिन फाइनल में आपके टाइम पे जो नीट आएगी उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, अंदाजा होता है ये। ओके, तो हर साल लगभग एवरेज इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस साल केवल एक ही क्वेश्चन आया है। ओके, चलो, ऐसा होता है, किसी चैप्टर के ऊपर कभी ज्यादा वेटेज होता है, कभी कम वेटेज होता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है, ठीक। अब देखिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में हमें बहुत सारी ग्लैंड्स दी हुई है, ठीक है। देखना बच्चों, शुरू की जो ग्लैंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सी ग्लैंड्स है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इनके सारे हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नाम अगर याद रखोगे तो उनके फंक्शन भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हर ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, क्योंकि इनके बहुत सारे हार्मोन है, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। लगभग सारी ही ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ग्लैंड्स के अभी नाम लेता हूं। वो नाम आप एक तरह से इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है। ऐसा नहीं है कि इनको ही करना है बाकी को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन ग्लैंड्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। वैसे तो टोटल 10 ग्लैंड्स है। ओके, कौन सी ग्लैंड्स देखो एक बार हम लोग ये कर लेते, याद कर लेते। पहला है हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं अभी ग्लैंड्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं इसके बाद में बताऊंगा। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के नीचे अगर आओगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको? थायराइड, पैराथायराइड मिल गई होगी 5 ग्लैंड। ओके, उसके बाद में यहाँ चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड है। उसके बाद में नीचे एब्डोमेन में आओगे तो क्या मिलेगा? एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। ओके, देन एड्रिनल ग्लैंड के बाद में क्या मिलेगा आपको? पैनक्रिया मिलेगा यहीं पे। ओके, एंड देन टेस्टिस एंड ओवरी। ओके, तो ये इतने 10 ग्लैंड आपके पास में है। ये 10 एंडोक्राइन ग्लैंड आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। अब इनमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बिल्कुल एक भी उसका आपको वर्ड नहीं छोड़ना है, ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है? हाइपोथैलेमस, उसके सारे हार्मोन याद करके रखना, ठीक है। 9 हार्मोन है, 9 के 9 याद होने चाहिए आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके भी सारे हार्मोन, वो भी 9 है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है उसका थोड़ा फंक्शन वगैरह याद करके रखना, बीएमआर रेगुलेट करता है। ओके, देन उसका जो डिसऑर्डर है उसको भी करके रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन और उसकी जो डिसऑर्डर्स है वो इंपॉर्टेंट है, उनके नाम एटलीस्ट याद करके रखना, ठीक है। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, जायंटिज्म वगैरह वगैरह जो दिया है ना, एक्रोमेगाली, एक्रोमाइक्रिया, ये सब नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड। ओके, थायराइड के बाद में आगे आएंगे, थाइमस वगैरह पढ़ लीजिए, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ लीजिए। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड। थायराइड के बाद में नीचे आएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस, ओवरी जो है वो आपको मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बाद में इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ गए? ओके, क्योंकि ये जो टेस्टिस ओवरी है ना, ये हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आती है।
तो इन टेस्टिस ओवरी के ऊपर जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, वो हो जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। तो इसलिए टेस्टिस ओवरी इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम लोग उसको, इनको हम लोग उस चैप्टर के लिए रखेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में तो यही जो है वो मेन ऑर्गन है ना। लेकिन ये जो मैंने अभी नाम बताया आपको, कितने बताया देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रिया एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ये 5 ग्लैंड, 10 में से 5 ग्लैंड जो है ये बहुत अच्छे से करके रखनी है। और ऑब्वियसली आप अब देखोगे कि सर आप बोलोगे कि सर इनके ही तो ज़्यादा हार्मोन है ना। देखो आपके पैनक्रिया के 2 हार्मोन है, वैसे तो 4 हार्मोन है लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के 3 और 2, 5 हार्मोन हो जाते हैं वैसे तो, ठीक है। 4 ही पकड़ सकते हो, 5 पकड़ सकते हो, ठीक है। नॉरएड्रेनालाइन 1 ही हो जाता है, राइट, ठीक है। तो 4 हार्मोन वो पकड़ लेते हैं अपन। तो 4 4 5 5 थायराइड के भी कितने हैं, 3 हार्मोन है ना, ट्राइआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, राइट, ठीक है। तो ऐसे 3 हार्मोन थायराइड के हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने सारे 9 हार्मोन है, राइट। तो ऐसे सर इनके तो ज़्यादा हार्मोन है, लेकिन फिर भी बच्चों मैं जानता हूँ कि इनके ही ज़्यादा हार्मोन है। मैंने जो ज़्यादा हार्मोन वाली ग्लैंड वही इंपॉर्टेंट बताई है, लेकिन क्या करूँ, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो इतने हार्मोन आपको अच्छे से करके रखने हैं, राइट, ठीक है, ओके। और लास्ट वाला जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ओके, वो भी अच्छे से करके रखना बच्चों, उसके भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लिपिड सोलुबल हार्मोन, लिपिड इनसोलुबल हार्मोन, एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना आप लोग, ठीक है, तो वहां पे जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है उसके पहले उन्होंने हार्मोन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। पेप्टाइड हार्मोन कौन से है, स्टेरॉयड हार्मोन कौन से वगैरह वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी अच्छे से याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से ही वो मैकेनिज्म बनता है, राइट, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको अच्छे से करके रखने हैं। ये मेहनत करने वाला टॉपिक जो है ना बच्चों, ये है वो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, जो मैंने आपको अभी बताया कि पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है, स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है। वो आप एक काम करना, ठीक है, सारे हार्मोन का ऐसा लिस्ट बना के रखोगे ना वो, तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बेटर वे क्या करना बच्चों आपने कि ग्लैंड के नाम याद रखना। ग्लैंड के हार्मोन तो हमने पहले ही करके रखे, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन में हार्मोन के नाम नहीं याद रखने, ठीक है, ग्लैंड याद रखनी है। ग्लैंड कौन सी है आपकी, टेस्टिस ओवरी और एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये 3 ग्लैंड आपको याद रखनी है बस। अब इन 3 ग्लैंड के हार्मोन तो आपको पता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन आपको पता है, कॉर्टिसोन है, अल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन है, राइट। ओवरी और टेस्टिस के हार्मोन भी आपको पता है। तो ये हो गया आपके स्टेरॉयड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या रखोगे, ग्लैंड के नाम याद रखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो यही है ज़्यादा करके। तो इनके जो हार्मोन है वो आपको पता है, तो इस तरह से उनको क्लासिफिकेशन को आपको याद करना है। लेकिन याद रखना, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दोनों का याद रखना है, लिपिड सोलुबल कौन से है, लिपिड इनसोलुबल कौन से है, वो भी आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के PYQs, राइट। पहला PYQ इसी साल का है, ये 3 मई 26 का, ठीक है। मैच द पेयर, पहला ही क्वेश्चन है, मैच द पेयर। कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आपको ये हार्मोन्स दिए हुए हैं और सामने शायद इनके फंक्शन दिए हुए, ठीक है। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन मेमोरी, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं। कॉर्टिसोल क्या काम करेगा, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड, ये करेगा क्या, नहीं। प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हाँ ये काम करता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते सब कुछ, ठीक है। स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द, ओके सॉरी, ये रीनल होना चाहिए, आर लीनल हो गया, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ओके। तो मुझे लगता है कि कॉर्टिसोल का यही आएगा, ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हमें पता है कि ये क्या है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन करेगा। अल्डोस्टेरॉन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, तो मिनरल का मेटाबॉलिज्म करेगा, तो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, ये आएगा इसका, राइट। चलो देन कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई मेमोरी, नहीं ये नहीं आएगा। स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, यस दिस इज द फंक्शन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, ओके। देन प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, ओके। तो ये लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। अब आप लोग आंसर ढूंढ लीजिए इसमें से। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, काफी सिंपल था, बट जल्दी जल्दी करना है, टाइम खाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, मैच द पेयर होने की वजह से।
आगे बढ़िए, फिर से एक बार मैच द पेयर आ गई है। ओके, इस साल एक ही क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन था जो था मैच द पेयर बस। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर डिसीज आ गए, देखो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म। ओके, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस, हाइपरग्लाइसेमिया, hyposecretion of thyroid hormone and stunt growth, then hypersecretion of thyroid hormone and protruding eyeball, excessive secretion of growth hormone। चलो, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में क्या होता है बच्चों? ये थायराइड का है। किसका है? ये थायराइड का, ठीक है, उसमें थायराइड सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में तो आएगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग ऑफ, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ सॉरी, ये फोर्थ को होना चाहिए, थर्ड को नहीं। हाँ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल। एक्सोप्थेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर आना, ऑप्थेल्मिक मतलब आईज, एक्सो ऑप्थेल्मिक। ओके, एक्स ऑप्थेल्मिक, एक्स मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, तो जिसके आई बॉल्स ऐसा लगता है कि उसके आई बॉल अब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसी आंखें जो है ना बाहर निकल रही है, उसी को कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ड्यू टू द एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन ये फीचर उसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो ये उसके सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो ये हो गया एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का थर्ड। एक्रोमेगैली, ओके, एक्रोमेगाली इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस हो जाए अडल्ट में तो एक्रोमेगैली होती है, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर एक्स ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो वो जाइगेंटिज्म कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रेट खली, ही इज अ पेशेंट ऑफ जाइगेंटिज्म, ठीक है, तो उसमें वो जायंट बन जाता है, एकदम बड़ा शरीर बन जाता है उसका, बहुत बड़ा, 7.5-8 फीट का होगा, ठीक है, 150 किलो वजन होगा उसका, बहुत बड़े बड़े उसके हाथ पैर चेहरा वगैरह जबड़ा वगैरह सब कुछ बड़ा होगा, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। लेकिन मान लो कि उसका प्यूबर्टी आ गया है, प्यूबर्टी तक क्या होता है, चाहे नॉर्मल जो हाइट है अपनी वो बढ़ जाती है, उसके बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाएगा, अब हाइट तो और नहीं बढ़ेगी क्योंकि हाइट तो बढ़ चुकी है, अब क्या बढ़ेगा, जो बाकी जो छोटी मोटी ग्रोथ बची हुई है, क्योंकि छोटे छोटे जो स्मॉल बोन्स है अपने बॉडी के वो लार्ज होने लगेंगे। मतलब देखिए ये जो लॉन्ग बोन्स है अपने ये तो नॉर्मल रहेंगे उसमें, लेकिन ये जो शॉर्ट बोन्स है ना, पाम के बोन, ये उसका ये हाथ नॉर्मल है लेकिन ये पंजा बहुत बड़ा है, फीट बहुत बड़े हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एक्रोमेगैली। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये 4 में आएगा। ओके, चलो कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कुशिंग सिंड्रोम आएगा हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंट ग्रोथ, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। एंड क्रेटिनिज्म इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया। समझ गए? चलो, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ढूंढ लीजिए आप इसमें से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हार्मोन और उसके फंक्शन से रिलेटेड? हार्मोन दिए, फंक्शन दिए हुए। थायरोकैल्सिटोनिन, ओके, ये किसका हार्मोन है? थायराइड ग्लैंड का, थायरो लिखा है ना, थायराइड ग्लैंड का होगा। रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, बराबर है, ये कैल्शियम लेवल ही रेगुलेट करता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम है ना, कैल्शियम यहीं पे लिखा है, देखो कैल्शियम है, थायरो मतलब थायराइड का, और कैल्शियम रेगुलेट करने वाला, नाम ही दिखा रहा है उसका, ठीक है। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन, यस, एंड्रोजन मेल में होते हैं, एफएसएच भी होता है मेल में, और ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, तो ये बराबर है। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू गॉइटर। अब ये कौन सा गॉइटर है? इसने ये जो गॉइटर लिखा है ये बच्चों सिंपल गॉइटर लिखा है, ठीक है। सिंपल गॉइटर हाइपर सिक्रीशन की वजह से नहीं होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। सी, ही हैज नॉट रिटन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ही हैज रिटन सिंपली गॉइटर। गॉइटर अगर लिखा है तो वो सिंपल गॉइटर ही होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिंपल गॉइटर जो है वो लेस थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड इन एड्रिनल मेडुला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है क्या? नहीं, एड्रिनल मेडुला नहीं सिक्रेट करता है, कौन करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है, ये भी रॉन्ग हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को? ओके, नहीं, रॉन्ग हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है वो कैल्शियम का रेगुलेशन करता है अलॉन्ग विद द थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो वो जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम आयन की जो लेवल है वो इस हार्मोन के लेवल के ऊपर इफेक्ट करेगी, अगर वो कम ज्यादा हो गए तो उस हिसाब से हार्मोन कम ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें क्या करना था? करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड इट्स फंक्शन करेक्ट ढूंढने थे, ठीक है। तो करेक्ट कौन से बच्चों? दो ही है, ए एंड बी, ठीक है। तो आंसर कहाँ आएगा? ए एंड बी वाला कौन सा है? ये डी, डी इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था।
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, अपनी ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। ओके, तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, बोन में से क्या करेगा, वो कैल्शियम को निकालेगा। ओके, तो बोन रिजॉर्प्शन की प्रोसेस जो है ना वो बढ़ा देगा, मतलब बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालना। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या आएगा, सही आएगा। स्टेटमेंट 2, पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म चाहिए था तो सही आता था, ये रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी आएगा आंसर आपका, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाँ ये करता है ये। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, नहीं ये नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसके ऊपर। ओके, देखते हैं आगे, ठीक है, इसको थोड़ा रखते हैं वन साइड में, अगर लगेगा तो इसका आंसर मिलेंगे, ठीक है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यस ये थायराइड करता है ऐसा काम, ठीक है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, अच्छा डबल आ गया, अच्छा ओ सॉरी, ये डबल टाइप हो गया बच्चों, ठीक है। डबल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया, डबल वो स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। उसको 5 नंबर ही दिया है, 6 नंबर नहीं दिया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो आपको क्या ढूंढना है, नॉट अंडर द कंट्रोल, ठीक है। तो नॉट अंडर द कंट्रोल क्या आएगा आपका, थर्ड आएगा। ओके, ये तो आ ही रहा है, ये भी आ रहा है, थर्ड और फोर्थ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ मैं क्या करूंगा बच्चों, आंसर करूंगा। समझ गए आप लोग। देखो मैंने क्या किया, मुझे इसमें थोड़ा सा लग रहा था कि इम्यून सिस्टम के ऊपर थायराइड हार्मोन कोई फंक्शन करता है कि नहीं करता है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, आपको भी ऐसा डाउट हो सकता है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे ऑप्शन के हिसाब से, मतलब ये स्मार्टली, आप लोग जानते हो कि कैसे करना है। ओके, तो हमें स्मार्टली क्या करना है, ऑप्शन और उसके साथ में मैचिंग करके आंसर ढूंढना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कौन से वाले पैराथायरॉयड हार्मोन की इफेक्ट नहीं है। ओके, वैसी टाइप का क्वेश्चन है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीजॉर्प्शन, अच्छा वही क्वेश्चन है क्या, एक बार फिर से, एक मिनट, वो नहीं लग रहा है ना, नहीं अच्छा ये थायराइड का था, ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ठीक है। चलो, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, पैराथायरॉयड हार्मोन बोन रिसॉर्प्शन करता है, बराबर है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, नहीं, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये नहीं आएगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, यस ये करता है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, ये भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। ओके, तो नॉट इफेक्ट, कौन से इफेक्ट नहीं है, सेकंड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ढूंढने अपने को, मैच पेयर करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ग्रेव्स डिसीज, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, एडिसन्स डिजीज, कौन से हार्मोन का कौन सा डिसीज है, कौन सी ग्लैंड का कौन सा डिसीज है, ये ढूंढना है अपने को। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा डिसीज निकालोगे आप लोग, ओके, ग्रेव्स डिसीज निकालोगे क्या, या एडिसन्स डिसीज निकालोगे। चलो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चों अपने को यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ग्रेव्स डिसीज है या एडिसन्स डिसीज है। पैनक्रिया, पैनक्रिया का आएगा डायबिटीज मेलाइटस, ओके। एड्रेनल ग्लैंड का आएगा डायबिटीज इंसिपिडस, थायराइड ग्लैंड का आएगा आई थिंक ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। एक्सोथैल्मिक गॉइटर को ही ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, मुझे क्लिक नहीं हो रहा था, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या आएगा, एडिसन्स डिसीज, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए अब कौन सा पेयर आता है, सही आता है क्या, तो ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों, रॉन्ग आ जाएगा। इंसुलिन एक्ट्स ऑन अ पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स, ये सही है, ये नहीं, सॉरी, पैनक्रियाटिक सेल के ऊपर एक्ट नहीं होता है ये,
एडिपोसाइट्स के ऊपर एक्ट हो सकता है लेकिन पैनक्रियाटिक सेल के ऊपर एक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हेपेटोसाइट के ऊपर एक्ट, मतलब हेपेटिक जो सेल्स है, लीवर की जो सेल है उनके ऊपर एक्ट होगी। जो ग्लाइकोजन बनाने वाली सेल है ना उनके ऊपर एक्ट होगा, उनको ग्लाइकोजन वो ब्रेक करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग कहना पड़ेगा। इंसुलिन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन आपको हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो ये भी सही हो जाता था, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिसोल वगैरह, ठीक है। ये क्या करते हैं? ग्लूकोनियोज, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक रोल है, दे आर हाइपरग्लाइसेमिक, ये ओके। इन ग्लूकागॉन की तरह ही काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो हाइपरग्लाइसेमिया कैसे कॉज करे? हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज डालेंगे ये, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे डालेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस से, मतलब दूसरे किसी केमिकल से ग्लूकोज बनाएंगे, नया ग्लूकोज बनाएंगे, ओके। तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन, ओके। और कैसे करेंगे न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन? ये न्यू ग्लूकोज कब बनता है? जब कोई दूसरा, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उससे अगर आप लोग ग्लूकोज बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाया या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाया, तो उसे अपन कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का है। तो आंसर आपको क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो यही आपका आंसर आएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन में क्या होगा तो डायबिटीज मेलाइटस होगा। तो यूरिन में देखिए क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज मिलेगा, कीटोन बॉडीज में मिलेंगे आपको, ओके। तो यूरेमिया, रीनल कैल्कुली, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया ये है। रीनल कैल्कुले एंड हाइपरग्लाइसेमिया नहीं, यूरेमिया एंड कीटोन यूरिया ये भी नहीं, ओके। आंसर आएगा बच्चों आपका कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। कीटोन यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, एंड ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ओके। तो डायबिटीज मेलाइटस में ये दोनों भी यूरिन में पाए जाते हैं। दिस इज द इंडिकेटिव टेस्ट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लाइट, एक्सटेंडेड वर्क टाइम एंड रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ। अब ये सब जो है ना, आर्टिफिशियल लाइट है, एक्सटेंडेड वर्क टाइम मतलब बहुत देर तक आप जाग रहे हो, एंड स्लीप कम ले रहे हो, तो इससे क्या होगा? जो स्लीप वाला जो हार्मोन है आपका, ठीक है, कौन सा आपका स्लीप वाला हार्मोन? पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है, ठीक है, थाइमोसिन, ओके, सॉरी, हाँ थाइमोसिन, वो क्या होगा? नहीं, थाइमोसिन नहीं, ठीक है, यस थाइमोसिन जो है वो हार्मोन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ग्लैंड के नाम दिए, हार्मोन के नाम नहीं दिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, थाइमस ग्लैंड नहीं, पीनियल ग्लैंड, यस पीनियल ग्लैंड जो है वो अपना सर्केडियन रिदम मेंटेन करती है, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड भी नहीं आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैच द पेयर आ गया फिर से। हार्मोन और ये सामने डिसीज लिखे हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एडिसन्स डिसीज, डायबिटीज मेलाइटिस, एक्रोम। अभी यही तो सॉल्व किया अपन ने, ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। गॉइटर, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो इंसुलिन क्या आएगा बच्चों? डायबिटीज मेलाइटिस 5। थायरॉक्सिन में क्या आएगा? गॉइटर, ओके। देन कॉर्टिकॉइड्स में आएगा आपका एडिसन्स डिसीज, और ग्रोथ हार्मोन आएगा आपका एक्रोमेगाली, ठीक है। तो आंसर ढूंढ लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, बस आपको सारे डिसीज याद होने चाहिए। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कॉर्पस कार्डियकिया, कार्डियकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलेटम, पीनियल ग्लैंड, ओके। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, जो कि ओवुलेशन के बाद में ओवरी में बनती है, राइट, ठीक है। आप लोग रिप्रोडक्शन देखोगे तो ये शायद क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये रिप्रोडक्शन में अगर डालते तो ज़्यादा बेटर रहता था क्वेश्चन। सॉरी, मैंने आपको पहले इनिशियली बताया था कि जो ओवरी और टेस्टिस के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा करके उस चैप्टर के अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यही वैसा ही है। अगर आपको कॉर्पस ल्यूटियम समझना है तो आपको पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में कॉर्पस ल्यूटियम कहीं लिखा ही नहीं है, एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है, ओके। उन्होंने टेस्टिस ओवरी लिखे, उसको हार्मोन लिखे, लेकिन कहीं पे भी कॉर्पस ल्यूटियम मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये कहाँ मेंशन है? ये एनसीईआरटी में ही है, लेकिन ये कहाँ एनसीईआरटी में कहाँ है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटर वे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर रहता था उस चैप्टर में तो ज़्यादा बेटर रहता था। नेक्स्ट,
GnRH, ओके, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, ओके। अब ये जो है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब FSH और LH का रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से, ठीक है। ये कहा एक्ट होता है, ये कह रहा है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, यस ये सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड FSH, नहीं, रॉन्ग हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज नहीं करती है और ये GnRH भी उसके ऊपर एक्ट नहीं होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं आएगा, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज करती है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका ए आएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, थोड़ा सा ये ना, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को एकदम ऐसा एकदम मतलब एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट होता है, और फटाक से उसका पहला ही ऑप्शन जो है उसका आंसर होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो अंदर से हमें कहता है कि तुझे इतनी जल्दी कैसे क्या आंसर मिल गया, ऐसा बहुत बार होता है, ओके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे ही आंसर पे डाउट लेने लगते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों आपको पढ़ना तो सारे ही ऑप्शन है और फिर सोचना है। तो हो सकता है कि बहुत बार आपको पहले ही आंसर मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको सारा पढ़ना है और अपने ब्रेन पे डाउट नहीं लेना है कि भाई पहला कैसे क्या आंसर हो सकता है। ऐसा बहुत बार लगता है, मुझे तो बहुत बार लगता है कि पहले ही कैसे क्या आंसर मिल गया अपने को, इतनी जल्दी कैसे क्या आंसर मिल गया, ये क्वेश्चन तो मुझे हार्ड लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे आंसर मिल गया इसका पहले, ओके। लेकिन ऐसा होता है बहुत बार, ये जानबूझ के करते हैं वो कि ऐसे क्वेश्चन का जिसका आप दिमाग में सोच रहे हो कि ये आंसर होना चाहिए उसका, और वो आंसर आपको सबसे पहले मिल जाता है, ओके, सबसे पहले ऑप्शन में मिल जाता है, और फिर आपका दिमाग सोचता है कि यार पहले कैसे क्या हो सकता है इसका आंसर, ओके। लेकिन ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो सेट करने वाला है ना, ये जानता है कि आप लोग ऐसा सोचते हो, इसीलिए वो ऐसा सेट करता है ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ और फिर शायद थोड़ा डाउट लो या टाइम पास करो या फिर गलत कर दो, ओके। एटलीस्ट टाइम पास तो आप कर ही दोगे और वही वो चाहते हैं, है ना। चलो, तो प्लीज बी केयरफुल। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ओके, इन अडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। अब इसका रीजन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ इसको कहते हैं एक्रोमेगैली, है ना। हाइपर सिक्रीशन इन अडल्ट, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन अडल्ट, उसको कहते हैं एक्रोमेगैली। इसमें क्या होता है, उसकी हाइट नॉर्मल रहेगी, मतलब 5.5-6 फुट के बीच में उसकी हाइट रहेगी, 6 सवा 6 हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत, लेकिन उसके जो बाकी जो ऑर्गन्स है, छोटे छोटे बोन्स है ना, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब तक प्यूबर्टी आती है, अडल्ट होता है ना पर्सन, तब तक उसके लॉन्ग बोन्स बड़े हो चुके होते हैं। अब लॉन्ग बोन जब बड़े होने थे तब तक तो ग्रोथ हार्मोन सही था, उसके कोई ज़्यादा सिक्रीशन नहीं था उसका। लेकिन जैसे ही उसके लॉन्ग बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, अब तो लॉन्ग बोन ग्रो नहीं हो गए कितना भी ग्रोथ हार्मोन दो, क्योंकि ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ रहा है, तो अब जो ग्रो हो रहे, बोन्स ग्रो हो रहे, उनकी ग्रोथ होगी। तो कौन से बोन मतलब अडल्ट की बॉडी में कौन से बोन ग्रो होते हैं, छोटे बोन्स, जिनके बढ़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बॉडी के ऊपर, वो बोन्स ग्रो होते हैं। तो उसकी बॉडी जो है ना, उसका शेप थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे कि पाम बड़े हो जाएगी, ये स्कल जो है ना बड़ा होने लगेगा, मतलब बॉडी तो नॉर्मल दिख रही है लेकिन ये फेस ही बहुत बड़ा दिख रहा है, ओके। उंगलियां बड़ी हो जाएगी, फीट बड़े हो जाएंगे उसके, राइट, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसके जो वर्टेब्रल कॉलम है वो भी थोड़ा वर्टेब्रिस जो है वो बड़े हो जाए थोड़े से, तो उसकी पीठ जो है वो ऐसे बेंड हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है। पोस्चर उसका गड़बड़ा सकता है थोड़ा सा, तो ऐसे इफेक्ट दिखते हैं। तो ये उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। epiphyseal प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, दिस इज द आंसर एक्चुअली, यही एग्जैक्टली आंसर है। लेकिन वही मैंने अभी आपको बताया ना कि इतनी जल्दी कैसे का आंसर मिल गया, मुझे तो यही लग रहा है इतनी जल्दी कैसे आंसर मिल गया इसका, ओके। लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा सब कुछ और फिर डिसाइड करूंगा कि क्या है ये, इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ता हूँ, ओके। बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है, सारे ये बोन्स लिखा है, तो बोन तो शॉर्ट बोन जो तो सेंसिटिव रहते हैं अडल्ट के में ही। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, छोड़ो ये तो कुछ भी काम का नहीं है। ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इनएक्टिव इन अडल्ट, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये सब रॉन्ग है, ओके। तो आंसर क्या आएगा, यही epiphyseal प्लेट्स जो है, जिसकी वजह से बोन्स की लेंथ बढ़ती है, लॉन्ग बोन्स की जो ग्रोथ होती है, लेंथ बढ़ती है, वो epiphyseal प्लेट की वजह से बढ़ती है। लेकिन ये प्लेट्स क्या हो जाती है, सील्ड हो जाती है, मतलब अब ये ग्रो नहीं होगी। बस इसको आप इतना ही लंबा कर सकते हो, ये बीच में जो लंबा होने की जगह थी ना वो बंद हो जाती है, ठीक है।
तो ये होता है अडल्ट में, इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स के होने के बावजूद भी, ज़्यादा होने के बावजूद भी उस अडल्ट की हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, चलो छोटा क्वेश्चन था लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना पड़ा इसको। आगे देखते हैं, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। ओके, देखिए GN गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये जिसका जो पल्स है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कितना रिलीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है फीमेल में? फीमेल में कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो मेल में तो मेल के हार्मोन नहीं बोलने अपने को, फीमेल के हार्मोन बोलने। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है। ईस्ट्रोजन इनहिबिटिन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन नहीं। तो आंसर आएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ग्रेव्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू hypersecretion of adrenal gland, hyposecretion of adrenal gland, hypersecretion of adrenal gland, hyposecretion of thyroid gland, hypersecretion of thyroid gland। Graves disease मतलब exophthalmic goiter। ओके, तो वो आंसर आएगा बच्चों आपका डी, hypersecretion of thyroid gland। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, हेपेटोसाइट पे एक्ट करता है, एडिपोसाइट पे एक्ट करता है और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है। ऐसा कौन है? इंसुलिन। और कौन होगा ऐसा? और वो पेप्टाइड हार्मोन भी है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, हमको पता है। ओके, तो आंसर ढूंढो यहाँ पे क्या है? यस, सी इज द आंसर, इंसुलिन। Posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because posterior pituitary gland जो है वो ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कह रहा है क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद के हार्मोन नहीं बनाती है, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन वहाँ पे स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं। एक तरह से वो गोडाउन है, हाइपोथैलेमस का गोडाउन। ओके, फैक्ट्री नहीं है वो। गोडाउन में सिर्फ माल स्टोर होता है, बनता नहीं है, फैक्ट्री में बनता है। ओके, तो फैक्ट्री क्या है? हाइपोथैलेमस है। गोडाउन क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, तो इसीलिए। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? खुद बनाती है, खुद रिलीज करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? खुद नहीं बनाती है, बाहर से लाती है फिर बेचती है। समझ गए? तो इसलिए वो ट्रू नहीं है। ठीक है, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस नहीं, इट सीक्रेट्स एंजाइम, इट इज प्रोवाइडेड विद द डक्ट नहीं, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन। यस, दिस इज द आंसर, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन। इट्स द हार्मोन आर नॉट एक्चुअली इट्स ओन, वो खुद के उसके नहीं है हार्मोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पेयर। CCK, GIP, ANF, ADH हार्मोन के शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। किडनी, हार्ट, अच्छा कौन सा उसका सोर्स है वो दिया है, मतलब कौन से ऑर्गन के है हार्मोन, ये हार्मोन किस ऑर्गन से बनता है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, ये आता है आपके इंटेस्टाइन से। ठीक है, मतलब आपके इंटेस्टाइन से आता है ये, तो इसका नाम कोलेसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन से नहीं, ओके सॉरी, ये पैनक्रियाज लगाएंगे अपन इसको। ठीक है, इंटेस्टाइन तो दिया नहीं, यहाँ पे पैनक्रिया दिया है। ठीक है, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ओके, देन ANF एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, ये आता है हार्ट से। और ADH ये आता है आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना ये, तो ये आएगा आपके, क्या बचा अभी? किडनी और ये हार्ट दो बार हो गया क्या? ओके सॉरी, ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ टाइपिंग एरर है बच्चों के, आई थिंक। ठीक है, प्लीज़ इसको छोड़ देते अपन क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर तो नहीं मिलेगा लेकिन अपनों को ये देख लेते, यहाँ छोड़ दीजिए क्या आंसर आएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 तो हो गया, तो ये अगर आप हार्ट को ये लगा, ANF हार्ट लगाते तो 2 भी बराबर आएगा, 3 भी, सॉरी ये 2 ही लिखा है, चलो ठीक है, ये डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर निकल सकता है अपना, क्योंकि उसको 2 नंबर दिया है इन्होंने, 3 नंबर यहाँ पे दिया है, 4 नंबर यहाँ पे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर से एक बार प्रिंट हो गया है वो। चलो, तो आंसर ढूंढ लीजिए अब आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स RB3 फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इरिथ्रोपोएटिन इज फॉर्म्ड बाय किडनी, ये किडनी बनाती है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडेनोहाइपोफाइसिस, ओके, सेल्स ऑफ बोन मैरो, ये कुछ रीप्रिंट हो गया लेकिन ये एडेनोहाइपोफाइसिस तो नहीं है, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे यहाँ पे। द सेल्स ऑफ बोन मैरो, erythropoietin is not formed by bone marrow or adenohypoisis or pancreas, it is formed by the JG juxtaglomerular apparatus जो है वहाँ की सेल्स बनाती है। ओके, तो ये आंसर आएगा इसका।
मुझे थोड़ा डाउट है कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ही बनाती है इसको, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किडनी का जो है वो बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यही आंसर लेंगे। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो चुका है, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, अल्डोस्टेरॉन, एडीएच, रेनिन। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा। ओके, तो उसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? उसकी वजह से ये तीनों हार्मोन रिलीज हो गए, अल्डोस्टेरॉन भी रिलीज होगा, एडीएच भी, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी रिलीज होगा, और रेनिन भी आपका रिलीज होगा। ओके, रेनिन की वजह से अल्डोस्टेरॉन आता है, तो ये तीनों हार्मोन होते हैं। लेकिन एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर कब रिलीज होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कम होने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब बढ़ेगा ब्लड प्रेशर तब ये एएनएफ आएगा। ओके, तो आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। ओके, इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। It is produced by granulose cells in ovary and inhibit the secretion of FSH. Is produced by granulose cells in ovary and inhibit the secretion of LH. It is produced by nerve cell in testis and inhibit the secretion of LH. Okay, तो इनहिबिन जो हार्मोन है बच्चों वो क्या करता है? आपका सिक्रीशन ऑफ LH, FSH और प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है क्या ये? इनहिबिन कहाँ रहता है? अपने टेस्टिस में रहता है क्या? यस, टेस्टिस में सिक्रीट होता है ये। ये आपके, हाँ, इसको रेगुलेट करने के काम में आता है। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, एक्सेसिव मायोसिस नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। अगर ज्यादा एलएच आएगा तो क्या होगा? ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ओके, और ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी ये नर्व सेल। ओके, ध्यान दीजिए, नर्व सेल का काम क्या होता है? जो स्पर्म बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगर बहुत ज्यादा स्पर्म आ गए तो ये नर्व सेल जो है ये क्या कर पाएगी? ये उनको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं दे पाएगी, तो वो माल न्यूट्रिटेड स्पर्म बनेंगे। सारे स्पर्म तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन वो फॉल्टी रहेंगे, वीक रहेंगे। ओके, और वीक रहेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए नर्व सेल क्या करती है? इनहिबिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, जो क्या करता है? एलएच के सिक्रेशन को कम कर देता है, जिससे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है और नर्व सेल जो है वो अपना काम मैनेज कर पाती है, उनके ऊपर ओवरलोड नहीं होता है, राइट। समझ गए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। ओके, चलो, तो आंसर आएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपने सिलेबस का ही है। Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? पैनक्रियाटिक जूस बाइकार्बोनेट कौन सिक्रेट करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंजियोटेंसिन एंड इपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। नहीं, क्या आएगा आंसर? कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, यही क्या करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। Which of the following pair of hormones are not antagonistic, having opposite effect to each other? कौन से एंटागोनिस्टिक नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते, एक बढ़ाएगा दूसरा कम करेगा, ऐसा नहीं करते। जैसे पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। पैराथॉर्मोन क्या करता है? कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है। ठीक है, तो ये एंटागोनिस्टिक है, सही है ये। ओके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये भी करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है ये और ये बढ़ाता है, तो ये भी है। अल्डोस्टेरॉन एंड एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। और एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये इनडायरेक्टली बढ़ाता है ब्लड प्रेशर, लेकिन ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। ओके, रिलैक्सिन एंड इनहिबिटिन, ओके। अच्छा, ये जो है ना बच्चों, ये इनडायरेक्टली करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ये डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो वैसे तो दोनों का इफेक्ट क्या है? एंटागोनिस्टिक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से कम होगा। ओके, लेकिन रिलैक्सिन और इनहिबिन जो है इनका फंक्शन कोई भी एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक नहीं है। ये एलएच का सिक्रेशन कम कर देता है इनहिबिन, और रिलैक्सिन क्या करता है? वो प्यूबिक सिम्पैथस को रिलैक्स करता है। ठीक है, दोनों का फंक्शन जो है वो अलग अलग है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है, तो इसको मैं सही लूंगा।
और इसको मैं आंसर करूंगा। हमें वो मिस नॉट एंटागोनिस्टिक पूछा था ना, तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक नहीं है, बाकी सारे एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के, ठीक है। अगर ये भी एंटागोनिस्टिक मिलता था अपने को तो फिर अपन ये आंसर लेते थे बच्चों, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैंने इसको डायरेक्टली डिसीजन क्यों नहीं लिया यहाँ पे कि ये सही है करके, क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ा, ये रॉन्ग है तो फिर मैंने इसको सही बोला। अगर ये सही होता था तो फिर मैं इसको रॉन्ग कहता था, क्योंकि ये इनडायरेक्टली करता है, ये डायरेक्टली करता है। ये जो काम डायरेक्टली करता है वो ये काम इनडायरेक्टली करता है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिसमैच है, ओके। तो इसलिए मैं इसको ही आंसर पकड़ूंगा, इसको आंसर नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? बहुत सिंपल है, कॉर्टिसोल स्टीरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है, ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन इंसुलिन का भाई है ना, पैनक्रियास का हार्मोन। तो ये क्या है बच्चों? पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज, अच्छा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है अपना। चलो देखते हैं। FSH विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल। FSH किसका हार्मोन है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। पिट्यूटरी का हार्मोन सारे पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन्स आर लिपिड इंसोल्युबल हार्मोन, ये मेम्ब्रेन के अंदर मतलब सेल के अंदर नहीं आएंगे, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर ही एक्ट होंगे। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? सही है। असर्शन इज करेक्ट। पहले असर्शन पढ़ना है, सही है या गलत है ढूंढना है, उसके बाद में रीजन पढ़ना है, वो सही है या गलत है ये ढूंढना है। चलो रीजन, बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट्स सेकंड मैसेंजर दैट इज साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये भी सही है, ओके, क्योंकि जो हार्मोन है वो अंदर नहीं आ रहा है, वो तो रिसेप्टर बाहर है, उसी के ऊपर एक्ट हो रहा है, बैंड हो रहा है। तो फिर उसका मैसेज अंदर ले जाना पड़ेगा ना कि भाई रिसेप्टर पे ऊपर हार्मोन आया हुआ है, ये अंदर वाली सेल को कैसे पता चलेगा? तो वहां पे क्या होता है, रिसेप्टर क्या करता है, जिसके ऊपर जैसे उसके ऊपर हार्मोन बाइंड हो जाता है, वो मेम्ब्रेन के अंदर साइड में एक सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, साइक्लिक AMP, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, IP3 कहते हैं उसको, या फिर कोई कैल्शियम आयन होता है वो जनरेट होता है। वो फिर क्या करेगा, आपका मैसेज जो है, हार्मोन जो आया हुआ है उसका मैसेज अंदर लेके जाएगा, समझ गए? उसको कहते हैं सेकंड मैसेंजर। तो FSH अंदर नहीं आ सकता है लिपिड इंसोल्युबल होने की वजह से, तो जैसे वो बाइंड होगा सेकंड मैसेंजर जनरेट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? असर्शन पढ़ते हैं, बिकॉज लगाते हैं, फिर रीजन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। FSH which interact with the membrane bound receptor does not enter the target cell because binding of FSH to its receptor generates second messenger for its biochemical and physiological response। फिर से एक बार पढ़ता हूं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। FSH which interact with the membrane bound receptor does not enter the target cell because binding of FSH to its receptor generates second messenger cyclic AMP for its biochemical and physiological response। ये कह रहा है कि FSH जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आता है, मेम्ब्रेन के बाहर जो रिसेप्टर बैठा है ना उसी के ऊपर एक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके बाइंड होने से सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है। अब ये आपको रीजन लग रहा है क्या? जबरदस्ती से नहीं लाना है, आना चाहिए वो रीजन, ठीक है। सही हमें लगना चाहिए, जबरदस्ती से सही नहीं लाना है, ओके। तो देखो बच्चों, ये जो है रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके। मींस दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक्चुअली देखिए ऐसा नहीं होता है ना कि वो क्यों बाइंड हुआ रिसेप्टर के ऊपर, अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है इसलिए नहीं, वो बाइंड हुआ है वहां इसीलिए सेकंड मैसेज जनरेट हुआ है। सेकंड मैसेज जनरेट होता है इसलिए वो बाइंड नहीं हुआ वहां पे, क्लियर? ओके। अगर मैं इसको उल्टा कर देता था ना, असर्शन की जगह पे रीजन और रीजन की जगह पे असर्शन लिखता था ना, तो आंसर आपका 1 आता था, A आता था, ठीक है। मतलब A मतलब क्या, यहाँ पे देखते रहिए, ठीक है। मतलब आपका आंसर क्या आता था? असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आता था आपका, ठीक है। लेकिन अभी के केस में आपका आंसर क्या आएगा? A and R are true, but R is not the correct explanation of A। मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ढूंढिए आप ये कहाँ पे है। A इज करेक्ट, ठीक है। बोथ A and R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नहीं ये आएगा नहीं आपका आंसर। बोथ A and R आर करेक्ट, बट हाँ ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। आएगा C आंसर आएगा आपका बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फ्लिप करोगे ना, अभी देख लो, आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है।
देखो इसका आंसर अब क्या आएगा, बी आएगा। जब मैं आप बता रहा हूं ना उसका आंसर आएगा। अभी इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं उसका आंसर, ठीक है। मैं अब क्या करता हूं, रीजन को असर्शन करता हूं, असर्शन को रीजन करता हूं, ठीक है। ये देखो आर और ये ए, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिकॉज FSH विच इंटरेक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल। वो अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ रही है। अब मीनिंग निकल रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब क्या आएगा आंसर आपका, बी आएगा। लेकिन अभी इन्होंने जो दिया है उस केस में बी आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, सी आंसर आएगा। समझ गए बच्चों, ओके। तो जानबूझ के जबरदस्ती से आंसर नहीं लाना है अपने को, क्योंकि ये जब दोनों सही आते हैं ना तो हमें तो आंसर वही चाहिए होता है। कौन सा, ये वाला, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यही चाहिए होता है। लेकिन लाना नहीं है, आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा। आइडेंटिफाई ABC इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूं, एक मिनट, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं लग रहा है इसका। आई होप आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा है। ओके चलो, तो देखो आइडेंटिफाई ABC इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ये जो दिख रहा है ना, ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये क्या है, लिपिड इंसोल्युबल हार्मोन है, ओके। क्यों अंदर नहीं आ रहा है, रिसेप्टर कहाँ बैठा है, मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा है। ये मेम्ब्रेन दिख रही है ना अपने को यहाँ पे, तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर बैठा हुआ है, मतलब कि क्या है, ये लिपिड इंसोल्युबल हार्मोन है। तो ये क्या है, ये है बच्चों ए, मतलब हार्मोन होगा आपका। और बी क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा हमारा। सी क्या होगा, रिस्पॉन्स वन सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। तो सी क्या आएगा आपका, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा मे बी। चलो देखते हैं अभी, ठीक है। तो ए क्या है, प्रोटीन हार्मोन, बी इज साइक्लिक AMP, बी साइक्लिक AMP नहीं है, सी इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, नहीं ये नहीं आएगा। ए इज स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है ये। ए क्या है, लिपिड इंसोल्युबल हार्मोन है। लिपिड इंसोल्युबल, स्टेरॉइड लिपिड इंसोल्युबल नहीं होते, प्रोटीन लिपिड इंसोल्युबल होते। तो ये जो है ना, ये बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बी साइक्लिक AMP लिखा है, तो बी क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए अपने को, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स चाहिए, ओके। ए यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन लिखा है बी में, तो ये नहीं चलेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, ए इज प्रोटीन हार्मोन, बी इज रिसेप्टर एंड सी इज साइक्लिक AMP, ओके। तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट देख लेता हूं। डी स्टेरॉइड हार्मोन गलत कर दिया इसने यहाँ पे, बी रिसेप्टर, सी सेकंड मैसेंजर। चलो साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर ऑब्वियसली तो चलेगा यहाँ पे, ओके। तो आंसर आपका आएगा बच्चों सी, ओके। ए इज प्रोटीन हार्मोन, ये कोई तो भी प्रोटीन हार्मोन है, इंसुलिन हो सकता है, ग्लूकागॉन हो सकता है, ठीक है। बी क्या है आपका, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, तो इसने सिर्फ बी को रिसेप्टर लिखा है, ये रिसेप्टर ही है, इसके ऊपर ये हार्मोन बैठा हुआ है। ये अभी कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन एक्चुअली ये जो वर्ड, ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना आपको, वाई शेप का, ये क्या है, हार्मोन का कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये क्या है, रिसेप्टर है, ओके। एंड सी इज साइक्लिक AMP, सेकंड मैसेंजर है यहाँ पे ये, राइट। तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, सी आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको डायग्राम क्लियर दिख रही है कि नहीं, ये मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। स्टेरॉइड हार्मोन अपनी सेलुलर एक्टिविटी कैसे इंक्रीज अफेक्ट करता है, ये पूछा है। मैकेनिज्म का ही क्वेश्चन है ये। चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, binding to DNA and forming a gene hormone complex, activating cyclic AMP located on the cell membrane using aquaporin channels as second messenger। अब स्टेरॉइड हार्मोन जो है बच्चों, ये क्या है, लिपिड सोलुबल हार्मोन है, तो ये डायरेक्टली सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आएगा और अंदर आके काम करेगा। इसका रिसेप्टर जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर होगा या न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। तो चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की परमेबिलिटी मेम्ब्रेन चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये फ्रीली सोलुबल है, इसको कोई जरूरत नहीं है परमेबिलिटी चेंज करने की, वो ऐसे ही आ जाता है अंदर, ठीक है। तो ये तो नहीं लग रहा है कुछ भी किसी भी इसमें। बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये लग रहा है, क्योंकि जो इसका जो हार्मोन रिसेप्टर है ना बच्चों स्टेरॉइड का, वो हमारे DNA के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, तो जीन के पास ही होता है। तो ये सही लग रहा है मुझे, फिर भी आगे का पढ़ते। एक्टिवेटिंग साइक्लिक AMP, इसे कोई जरूरत नहीं है साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करने की, क्योंकि ये क्या है ना, ये सीधे मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। जो नहीं आ सकता है उसको सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP लगेगा, जो डायरेक्ट अंदर आएगा उसको क्यों लगेगा, है ना। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकंड मैसेंजर, ये एक्वापोरिन चैनल सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत है। तो आंसर क्या है आपको सबको, हमारा आंसर क्या है, बी, ओके। नेक्स्ट
हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, अमीनो एसिड से डिराइव किए हुए हार्मोन कौन से हैं? इपिनेफ्रिन, इडिसोन, इस्ट्रॉल, इस्ट्राडायोल। देखो ध्यान दो बच्चों, ये जो इडिसोन, इस्ट्रॉल और इस्ट्राडायोल जो है ना, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। आई हैव डाउट दैट इडिसोन इज स्टेरॉइड और नॉट, बट ये दोनों जो है ये तो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये तो मैं श्योर हूं। ओके, अब और मैं ये भी श्योर हूं कि इपिनेफ्रिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, सॉरी अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इपिनेफ्रिन क्या है? अमीनो एसिड का डेरिवेटिव, ट्रिप्टोफैन से बनाया हुआ हार्मोन है ये। ओके, तो मैं आंसर क्या करूंगा? ए करूंगा। ये मुझे पता था, आपको भी अगर पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होता था। और ये भी तो बहुत सारे लोगों, इस्ट्राडायोल, इस्ट्रॉल, इस्ट्राडायोल, ये जो है ये बहुत सारे लोगों को क्लिक हो जाता है कि ये क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। फिर इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि इपिनेफ्रिन इज अ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा बच्चों। लंबा लेक्चर हुआ है, एनीवे आपने अच्छे प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे पास में, राइट? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। ओके, और आपको 2 क्वेश्चन तो इसके ऊपर आराम से मिल सकते हैं, कभी कभी 1 आता है, 2 आते हैं, कभी कभी 3 आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए, राइट? ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।